बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पर आपने जो सवालात पूछे हैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। पहली पोस्ट है जनाब अराजी मावन की। ये हुकूमत ने एक फैसिलिटी दी है कि अब आप लोग फ्रेंचाइज ले सकते हैं फ़र्द जारी करने के लिए। किसी भी तरह का आप फ़र्द जारी कर सकते हैं हुकूमत से, पेलरा से फ्रेंचाइज लेके। तो ये पोस्ट लगाई है तो उस पे किसी ने पूछा है, अदरीस अहमद साहब हैं, वो कहते हैं राजी मावन बनने की कोई फ़ीस भी पलरा लेता है? तो जनाब वो फ़ीस लेते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। फ़ीस उन्होंने क्या लेनी है कि कुछ तहसीलों से 20,000 रुपया महीना फ़ीस है और कुछ तहसील में 10,000 रुपया महीना फ़ीस है। ये फ़ीस आपने देनी ही देनी है, और जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, जो एक्चुअल फ़र्द की फ़ीस है, वो इसके अलावा है। ये फ़ीस फ्रेंचाइज़ वाला देगा गवर्नमेंट को, और बाकी जो फ़र्द जारी किया जाएगा उसकी फ़ीस फ़र्द लेने वाला देगा हुकूमत को। तो ये काफ़ी फ़िलवक़्त तो महंगा काम है। आगे जनाब एक पोस्ट लगी जिसमें कहा कि तकसीम का जब केस आ जाए अदालत में या तहसीलदार के पास, तो उसमें अगर टाइटल का मसला हो, यानी एक शख्स ये कहता है कि मेरी 10 कनाल नहीं है, मेरी 20 कनाल है, और इसकी 20 नहीं है, इसकी 10 है, यानी इस तरह का टाइटल का डिस्प्यूट आ जाए, तो फिर लॉ ये कहता है कि पहले टाइटल का फैसला होगा, पहले मलकियत तय होगी कि मलकियत किसकी कितनी है, उसके बाद तकसीम की जाएगी। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए, तो ज़्यादातर ने ये पूछा हुआ है कोई केस लॉ या रेफरेंस कि मैंने ये जो बात की है ये कहाँ लिखी है। तो जनाब जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसकी सेक्शन है 141। 141 में इस बात को बयान किया गया है कि टाइटल का अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको पहले तय किया जाएगा, और उसमें ये भी बात लिखी है कि रेवेन्यू ऑफिसर वो सिविल कोर्ट में केस भेज सकता है या वो खुद इसको रिजॉल्व कर सकता है। अब तो मेरा ख्याल है कि उसमें तब्दीली आ गई है, और वो ये आई है, पहले तो ये था कि वो सिविल कोर्ट में भेजेगा। तो अब मेरा ख्याल है कि वो इसी को ही इख्तियार दे दिया गया है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर। हु इज़ रेवेन्यू ऑफिसर हियर? तहसीलदार। तहसीलदार केस को करता है, तकसीम के केस को, तो वही टाइटल को भी डिसाइड कर सकता है। ज़ाहिर है वो इसके हवाले से सबूत देखेगा और फिर इस पे फैसला करेगा। आगे जनाब ये नेक्स्ट पोस्ट में देखते हैं सवालात। सर मुश्तरका प्रॉपर्टी है दो भाइयों की और रजिस्ट्री एक है। एक भाई ने अपना हिस्सा सेल कर दिया जो कि फ्रंट पे था, और जिसने सेल नहीं की वो कहता है मेरा बैक पे नहीं है, फ्रंट वाला ही है जो सेल हुआ है। अब जनाब अगर दो भाइयों ने प्रॉपर्टी बाय की थी, एक ही रजिस्ट्री हुई थी, तो रजिस्ट्री की तफसील में देखा जाएगा। अगर रजिस्ट्री की तफसील में ये लिखा हुआ है कि ए का कब्जा फ्रंट पे है, बी का कब्जा बैक पे है, तो फिर तो बात हो सकती है कि फ्रंट ए का है और बैक साइड वो बी की है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक ही अदू दरबा दोनों का लिखा है, तो फिर इसका मतलब है दोनों फ्रंट में मालिक हैं। फिर तो दोनों क्लेम कर सकते हैं कि फ्रंट दोनों का आधा आधा है। आगे जनाब ये एक रिकॉर्डिंग की जिसमें मैंने बात की थी कि महकमा माल में जब दरखास्त देते हैं तो उस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वो दरखास्त एक दफ्तर, उससे दूसरे, उससे तीसरे, तो इसका कोई हल होना चाहिए या इसको क्विक किया जाना चाहिए। तो इस पे तो मोस्टली यही लोगों के कमेंट्स आए हैं कि यस ये होना चाहिए। वाक़ई इस पे काफ़ी टाइम लगता है। यानी इस कह लें सजेशन को एप्रिशिएट किया गया। आगे जनाब ये एक लिखा गया कि बेटियों को बाप से विरासत मिली। अच्छा, ये मैंने एक शेयर किया है अदालत का फैसला, जिसमें ये था कि बेटियों को हिस्सा मिला बाप से, और बेटियों ने उसी दिन, यानी जिस दिन इंतकाल वरासत हुआ उसी दिन अपना हिस्सा माँ को गिफ्ट कर दिया, और माँ ने कुछ दिन बाद वही हिस्सा बेटों को गिफ्ट कर दिया। तो अदालत ने ये कहा कि ये जो ओवरऑल काम किया गया है ये डॉजी सा मालूम होता है, और इस बुनियाद पे फिर इस गिफ्ट को मनसूख करने का हुक्म दिया अदालत ने। बहरहाल इसमें लोगों के क्वेश्चंस अगेन आए हुए हैं कि जनाब रेफरेंस और रीज़न कि ये क्यों किया। तो अदालत ने यही कहा कि ये अब जो इस तरह के मैटर्स होते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत से केसेस होते हैं कि लोग कहते हैं जी कि माँ को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, बेटियों यानी जो बेटियां हैं वो डायरेक्ट अपने भाइयों को नहीं देती, बल्कि वो क्या करती हैं कि माँ को गिफ्ट करती हैं, माँ फिर आगे बेटों को गिफ्ट करती है। तो इसमें अदालत कहती है कि ये जरा गौर फिर हमें करना पड़ता है कि ये चक्कर क्या है। डायरेक्ट क्यों नहीं उन्होंने अपने नाम करवाई? अगर बहनें उनको गिफ्ट कर रही हैं तो डायरेक्ट उनके नाम कर देती। ये जो है कि पहले वहाँ पे और वहाँ से फिर यानी माँ को, फिर माँ से बेटों को, तो ओवरऑल उन्होंने कहा कि ये ज़रा डॉजी सा है। आगे जनाब ये एक पोस्ट लगाई जिसमें नए कानून का ज़िक्र किया कि पंजाब में जो नया कानून आ गया है,
कब्ज़ा माफ़ियाज़ के ख़िलाफ़ या गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़, इस पे तो बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं और इसमें से मैं चंद एक चलें पढ़ता हूँ कि जनाब आपने सारी बातें ठीक की हैं। बोला है कि यहाँ इस तरह के कानून पहले भी पास हो चुके हैं लेकिन अमल कोई भी नहीं होता। दूसरी बात 50-50 साल से लोग केस लड़ रहे हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इन्होंने मोस्टली यानी ओवरऑल सिस्टम के ऊपर तबसरा किया है, उसमें इन्होंने जजेस पे भी तनकीद की है, वकला पे भी तनकीद की है। ज़ाहिर है जनाब ओवरऑल सिस्टम का हिस्सा ही है जजेस भी, वकला भी, तो सिस्टम ही सारा हमारे यहाँ खराब ही चल रहा है। बहुत सारे ये खुर्रम शहज़ाद साहब लिखते हैं, बहुत सारे झूठे केसेज़ अदालत में चल रहे हैं, इनका क्या हल है? तो जनाब फ़िलहाल तो इनका हल कोई नहीं मिला पिछले 78 सालों में। आगे देखें इनका क्या हल निकलता है। फ़िलहाल तो चलते भी हैं, झूठे केसेज़ होते भी हैं, चलते भी हैं और होते रहेंगे भी, नज़र तो यही आ रहा है। सर नफ़ीस मुराद साहब हैं, वो कहते हैं सर बात है इख्तियारात, पहले इख्तियारात नहीं थे, इसलिए पटवारी, पुलिस, वकला और सियासतदान खूब अपना काम जारी रखते थे और इंसान बेचारा अगले जहाँ पहुँच जाता था। अब सीसीडी को देख लें, बंदा अगले जहाँ पहुँच जाता है, जबकि ये वही लोग हैं जो पुलिस के पालतू थे। चलें बहरहाल इन्होंने भी कोई तबसरा ही किया हुआ है, पटवारी चाहे तो कोई माई का लाल कब्ज़ा ना करे, वरना कब्ज़ा पक्का वकला भी यही करते थे। बहरहाल इन्होंने भी सिस्टम पे सारी बात की हुई है। आशिक हुसैन साहब पूछते हैं, मोहतरम साहब क्या ये मुश्तरका खेवट के मसाइल को भी हल करेगा? तो जनाब मेरे नज़र में नहीं करेगा। मुश्तरका खाता यानी वो जो बहन-भाइयों, कज़िन्स का आपस में झगड़ा है, वो नहीं इसमें हल होने वाला। मेरा ये ज़हन है इस बारे में। बाकी प्रैक्टिकली क्या होता है वक़्त बताएगा। मैं बार-बार ये बात मुख्तलिफ़ रिकॉर्डिंग्स में भी रिपीट कर रहा हूँ कि नया कानून आया ज़रूर है, लोगों की उम्मीदें इससे बढ़ी हैं, पूरी होती हैं नहीं, ये वक़्त बताएगा। एक नाजायज़ कब्ज़ जब इसके पास किसी किस्म के भी सबूत ना हो कि वो मालिक है, तो फिर ना इसकी कोई सिफ़ारिश हो सकती है, ना कोई इसको रिलीफ़ हो सकता है। अगर बात मेरिट पे आए तो सीधी-सीधी असल मालिक को फ़ेवर जाती है। अगर सब कुछ गलत होने के बावजूद भी कोई गलत फ़ैसला होता है तो वो नाइंसाफ़ी है। ये भी मलक जावेद साहब हैं, उन्होंने एक अपना तबसरा किया हुआ है। अच्छा जी, ये भाईजान कोई वकला पे से तंग हैं, वो कहते हैं जी कि इनकी रोज़ी बंद हो जाएगी, लिखा उन्होंने बहरहाल कुछ गलत ही है, नहीं बोलता चलें। आफ़ताब अहमद साहब हैं, क्या शाराए आम को वागज़ार करवाने के लिए इस कानून की मदद ली जा सकती है? यस, मेरा ख़्याल है ये बड़ा वैलिड आपका पॉइंट है और वो पहले भी आप करवा सकते थे, लेकिन इस कानून के तहत बिल्कुल वो हो जानी चाहिए। अगर कोई शाराए आम है, उस पे किसी ने कब्ज़ा किया है, प्रूव हो जाता है कि ये एक गली थी, ये गली है और इसको बंद कर दिया गया है, तो वो इसके तहत बिल्कुल वागज़ार होगी। सर आपकी बात ठीक है, ये सब डॉट पता नहीं क्या है, सिर्फ़ मीडिया ने उछाला हुआ है, पहले कौन से काम हो गए हैं, जो उन्होंने ऐलानात किए हैं। अब मैंने व्हाट्सऐप पे भी राब्ता किया था अपने केस के बारे में, आपने सही मशवरा दिया, मेहरबानी। चलें जनाब शुक्रिया, ये ज़फ़र जाट साहब लिख रहे हैं। मोहम्मद शरीफ साहब हैं, वो ये कहते हैं स्टैम्प पेपर पर ज़मीन बेची और 7 साल हो गए हैं, ना बाकी रकम मिली, नोटिस भी भेजा और स्टैम्प पेपर एक्सपायर हो गया है 6 साल पहले। रजिस्ट्री हमारे नाम है और कब्ज़ा इसका है। जी बिल्कुल, आप भी इस कानून के तहत दरख्वास्त दे सकेंगे। आप जब दरख्वास्त देंगे, दूसरे फ़रीक को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा क्यों नहीं रकम पे की। ये मेरा अपना ओपिनियन है क्योंकि ये इसके अंदर बिल्कुल आता है इस कानून के अंदर। तो उसमें अगर वो नाजायज़ काबज़ ही है, अगर उसने आपको पेमेंट क्लियर नहीं की, उसने रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो बिल्कुल नाजायज़ काबज़ है और उससे कब्ज़ा छुड़वाया जाएगा। आई होप सो। आगे जनाब सलीम अहमद भट्ट साहब हैं, ये कहते हैं नारोवाल में तो कुछ नहीं हो सका। आज तक सिवाय छेड़ आगे पता नहीं क्या कब्ज़ा माफ़िया बरकरार है और एक वज़ीर साहब का वो नाम ले रहे हैं कि वो भी कब्ज़ा माफ़िया के साथ हैं। चलें मैं नाम नहीं लेता। अख्तर अमान साहब हैं, वो कहते हैं कब्ज़ा दे तो इंतकाल नहीं दे, इसका क्या होगा? जनाब कब्ज़ा अगर आपको मिला हुआ है, इंतकाल नहीं है, इंतकाल करवाएँ। वो अगर आपको नहीं मिलता तो यहाँ आप एप्लीकेशन मूव कर सकेंगे। अगेन मेबी ये उसमें भी आपको हेल्प आउट करें और ऐन मुमकिन आपको कहीं जाएँ जनाब सिविल कोर्ट में, यहाँ आपका कोई देना नहीं है। साजिद अली साहब हैं, सर ये पूछना ये था कि अगर कोई मुश्तरका खातादार अपने हिस्से से ज़्यादा या ज़्यादा कीमती साइड या अपने हिस्से से ज़्यादा रोड फ्रंट पर ज़ोर ज़बरदस्ती से कब्ज़ा कर लेता है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ भी इस कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। मेरा अगेन इस पे ओपिनियन है कि नहीं, आपको कहा जाएगा कि जनाब आप जाके तक़सीम करवाएँ। आगे जनाब ये कहते हैं जी सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट से अगर वो
जीत जाता है तो इसका क्या हल है? अगर आपने कोई केस किया है, आप वो जीत गए हैं तो आप उसकी इजरा में जा सकते हैं, यानी कब्ज़ा है आपकी फ़ेवर में, अदालत ने फ़ैसला किया है, इजरा में आप जा सकते हैं, आपको कब्ज़ा लेके देगी फिर अदालत। मुख्तार अहमद साहब हैं जिसका केस का फ़ैसला हो चुका है, कब्ज़ा ग्रुप की अपील भी ख़ारिज हो चुकी है, कब्ज़ा फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो इस पे भी जो मैंने पहले रिप्लाई किया है कि आप अदालत में ही जाके ये कहेंगे कि जी कब्ज़ा भी लेके दिया जाए। जो केस तकसीम की अपील पर है, इनका क्या बनेगा वहीं हल होंगे। इधर नहीं आएँगे मेरा ख़्याल है। जो पहले से कोर्ट में चला रहे हैं वो भी यहाँ आएँगे नहीं, मेरा नहीं ख़्याल, बहरहाल हो सकता है आ जाएँ। सर कराची में कब होगा जनाब? पंजाब में तो हो लेने दें, फिर कराची में भी हो जाएगा। अभी पंजाबियों को देख लेने दें क्या मिलता है इससे। गुड लक यार, यानी ये भाई कह रहे हैं चलें जी अच्छा हो गया है। मलिक साहब करप्शन का एक नया बाब खुल जाएगा, ये इन भाई का तबसरा है कि इस कानून के तहत करप्शन का एक नया बाब खुलेगा। बहरहाल ये जनाब चंद आपके सवालात हैं जिनको रिप्लाई किया।